सिंपल 4 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर के बाद अब अगर आपको कह दिया जाए कि आप बीसीडी डिकेड काउंटर बनाएं, क्योंकि बीसीडी की आपके पास जो कोड है वो 10 कोड्स हैं 0 से लेकर 9 तक। ये आपके पास यहाँ मौजूद है 000 से लेकर 1001 तक। ये आपके पास 10 कोड्स हैं। तो बीसीडी के अगर इन 10 कोड्स के अगेंस्ट आपने एक काउंटर बनाना है कि आपने बीसीडी नंबर की काउंटिंग करनी है, तो वो कैसे बनाएंगे? अब अगर आप ये 4 फ्लिप फ्लॉप की कन्फिगरेशन जो यहाँ पे दी हुई है इसको अगर देखें और सिंपल आप एक सिंक्रोनस काउंटर को देखें जो कि 4 बिट्स में आपको काउंटिंग करके देगा, तो इसमें ये जो कनेक्शन है दरमियान में वो कुछ आपको चेंज नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि इसने आपको सिंपल बाइनरी काउंटिंग करके देनी है 0 से लेकर 1 तक। इनके ये 0 से लेकर और 15 तक की कोडिंग जो है वो आपको बाइनरी में प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप डिकेड काउंटर में आते हैं, इसका मतलब है कि अब आपने किसी जगह पे इस काउंटिंग को ट्रंकेट करना है, इसको रोकना है, तोड़ना है और वापस इसको रिसाइकिल करवाना है। और वो नंबर क्या आपके पास 10 को आपने अपेयर नहीं होने देना। 0 से लेकर 9 तक के कोड बीसीडी कोड्स हैं वो इसके ऊपर अपेयर हों, और जैसे ही 10 आने लगे आपके पास ये स्टेट जो है वो क्या कर जाए, ट्रंकेट कर जाए प्रोसेस और दोबारा ये रिसाइकिल हो जाए 0 0 0 से। ठीक है, उसके लिए हमने इस सर्किट के अंदर कुछ चेंजेस किए। अच्छा, अब उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने ये किया जनाब कि हमने सबसे पहले जाके डिकेड काउंटर का एक टेबल बनाया। इनिशियली आपके पास ये 0 था, फिर आपने क्लॉक पल्सेस बनाए और क्लॉक पल्सेस के साथ आपने बेसिकली बीसीडी कोड्स लिख दिए 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1। ये आपने कोड लिखते गए 1 0 0 1 तो 9 तक कोड आ गया। और 10वां कोड क्योंकि आपने अपेयर नहीं करवाना, उसको काउंट नहीं करवाना, इसकी जगह आपने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। ठीक है जी, इसकी जगह आपने 0 कर दिया। अब आपने इसके मुताबिक पहले कुछ इक्वेशंस बनानी है और उससे हर आउटपुट के लिए, और उसके बाद आपने सर्किट बनाना है। क्यू नॉट को अगर आप ऑब्जर्व करें, ये क्या है? सिंपल एक फ्लिप फ्लॉप का टॉगल मोड है जिसमें आपने जे और के को 1 प्रोवाइड किया हुआ है और वो हर साइकिल के ऊपर अपनी आउटपुट को चेंज करता रहता है। इनिशियली 0 था, पहले साइकिल पे 1, फिर 0, फिर 1, साइकिल आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये 0 1 0 1 अपने आप को चेंज करता चला जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे क्यू नॉट के लिए देखें कि क्यू नॉट आउटपुट आपके पास उसके लिए इनपुट्स क्या होने चाहिए, तो जे और के आपके पास अगर दोनों को आप कंटिन्यूस 1 रखेंगे तो वो आपको 0 1 0 1 0 1 जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें Q1 किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? Q1 डिपेंड कर रहा है कि जब आपके पास 2 वैल्यूज जो है वो चेंज होगी। ठीक है। अच्छा, अब टेबल को थोड़ा गौर से हमें देखना पड़ेगा कि Q1 कब चेंज हो रहा है। एक तो ये कि जब आपके पास Q0 की वैल्यू 1 हो, अब ये चेंज होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो कहता है कि जब आपके पास Q3 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, Q0 वैल्यू 1 हो, Q3 इज इक्वल टू 0 हो, तब आपके पास Q2 जो है वो Q1 जो है वो आपके पास क्या होगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा। इसकी इनपुट उसने बताई। अब वो कंडीशन जरा सेटिस्फाई करेंगे कैसे? Q0 इज इक्वल टू 1, Q3 इज इक्वल टू 0, ये चेंज हो गया। Q0 इज इक्वल टू 1, Q3 इज इक्वल टू 0, ये चेंज हो गया। Q0 इज इक्वल टू 1, Q3 इज इक्वल टू 0, ये चेंज हो गया। Q0 इज इक्वल टू 1, Q3 इज इक्वल टू 0, ये चेंज हो गया। ठीक है, Q0 इज इक्वल टू 1, Q3 इज इक्वल टू 1, फर्क आ गया ना पहले वाले स्टेट से। अब Q3 आपके पास 0 नहीं है, 1 है, तो Q1 चेंज नहीं होगा। Q3 को शामिल करने का इसके अंदर सिर्फ ये मकसद था कि जब इसने अपने आप को वापस रिसाइकल करना है तो इस जगह पे ये 1 ना कर दे किसी तरीके से। अगर इसने 1 कर दिया तो आगे बात काउंटिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इस जगह पे इस 0 की बजाय अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो हमारा जो काउंटर था वो रिसाइकल ना हो पाता। इसको रिसाइकल करने के लिए, 0 करने के लिए Q3 बार है,
यहाँ पे इसको ऐड किया गया। अदरवाइज इससे पहले कि आप जितने भी टर्म्स हैं वो देख लें तो आपके पास ये सिर्फ, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली जीरो पे आ रहा है तो इसको तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप ये समझें कि जब ये 1 होता है तो ये अपनी स्टेट चेंज कर दी, ये 1 स्टेट चेंज कर दी, ये 1 इसने स्टेट चेंज कर दी, ये 1 स्टेट चेंज कर दी, ये 1 स्टेट चेंज नहीं, यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं करनी थी। ठीक है, जब यहाँ पे चेंज नहीं करनी थी तो इसके ऊपर बेसिकली Q3 को इसने डिपेंड करवाया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे Q3 बार को ऐड किया गया ताकि Q1 अपनी जब उसने रिसाइकल होना वहाँ पे ये 1 ना कर दे। अब आपने जो इनपुट प्रोवाइड करनी है J1 और K1 को, वो ये प्रोवाइड करनी है कि एक आपने एंड गेट लगाना है जो कि प्रोडक्ट होगा बेसिकली Q0 का, और जो आखिरी फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी इन्वर्टेड आउटपुट का बेसिकली प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये आपके पास Q1 की इक्वेशन। उसके बाद आ जाए Q2 जो आपके पास तीसरा फ्लिप फ्लॉप है, इसकी इक्वेशन क्या कह रही है जनाब? इसकी इक्वेशन ये कह रही है कि आपके पास जब ये दोनों 1 होते हैं तो ये अपनी स्टेट चेंज कर देता है, जब ये दोनों 1 होते हैं तो अपनी स्टेट चेंज कर देता है। अब इससे अगले वाला 1 क्योंकि आया ही नहीं है इसलिए किसी तीसरी चीज भी डिपेंड ही नहीं कर रही है, सिर्फ इन दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जब ये दोनों 1 होंगे। अब इस पूरे टेबल में अगर आप देखें तो Q0 और Q1 आपके पास सिर्फ इन दो जगह पे 1 हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी आउटपुट Q3 पे किसी भी तौर पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट कह दिया कि इसको जो आपने आउटपुट देनी है वो Q0 और Q1 के प्रोडक्ट की फॉर्म में देनी है। ये सिंपल। उसके बाद अगर आप आ जाए Q3 के ऊपर, Q3 के लिए सिंपल अगर बाइनरी काउंटर लें तो हम कहेंगे कि जब आपके पास पहली तीनों इनपुट्स 1 होंगी तो उससे अगले स्टेप में आपने इसी आउटपुट को चेंज कर देना है। ये तीनों 1 हो गए, 3 इनपुट्स 1, जैसे यहाँ पे ट्रिगर आएगा तो ये 1 हो जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये 0 से 1 हो गया, अब यहाँ पे ये 1 से 0 भी हो रहा है जब रिसाइकल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको दो कंडीशन चाहिए, एक तो ये है कि जब ये तीनों 1 1 हो जाए तब ये अपनी स्टेट चेंज कर दे, और उसके बाद जब ये आपके पास Q0 और Q3 दोनों 1 हो जाए तो उससे अगले स्टेप पे भी ये अपने आप को अपनी स्टेट को चेंज करे, 0 करे। तो आपने बेसिकली इसकी जो इक्वेशन लगानी है उसमें पहले देखें कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो आपके पास इसकी स्टेट चेंज हो जानी चाहिए Q3 भी। अगर ये तीनों 1 हो जाएंगे तो ज़ाहिर प्लस अगर ये 0 पे रहे तो 1 हो जाएगा J के, और जब J के 1 हो गए टॉगल मोड मिलेगा और अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। और अगर ये वाली स्टेट सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है, जैसे कि 9 के केस में देखें तो आप यहाँ पे एक आपके पास Q0 1 है, Q1 और Q2 ये दोनों 0 है, इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट हो गया 0। अब इस प्रोडक्ट को देखें, Q0 1 है, Q3 भी 1 है, जब ये दोनों 1 होंगे तो जैसे ही ट्रिगर आएगा ये प्रोडक्ट 1 हो गया, ये प्रोडक्ट 1 होगा तो J और K दोनों को 1 वैल्यू मिल जाएगी, टॉगल मोड मिलेगा। जैसे ही ट्रिगर आएगा तो ये अगली साइकिल में अपनी स्टेट को चेंज कर जाएगा, 0 पे कर जाएगा, और जैसे ये 0 पे करेगा तो ये 10वां साइकिल होगा और इसमें आपके पास तमाम बिट्स जो होंगी वो अपने आप को 0 या रिसाइकिल कर चुकी होंगी। ठीक है, अब ये आपके पास 4 इक्वेशंस हैं। ठीक है, J0 K0 ये आपने हमेशा 1 रखना है, J1 K1 इसको आपने इस सर्किट से जोड़ना है, J2 और K2 को यहाँ से इनपुट देनी है, और J3 K3 को आपने इनपुट यहाँ से देनी है। तो अभी आप यहाँ पे देख लें इस सर्किट के अंदर F0 को आपने एक्सटर्नली, क्योंकि इसको हमेशा 1 रखना है तो एक्सटर्नली हाई प्रोवाइड कर दिया ताकि इनको हमेशा 1 1 मिलता रहे। J1 और K1 आपके पास प्रोडक्ट था किसका, Q0 का और Q3 बार का। Q3 बार ये है, Q3 बार यहाँ से आके इस एंड के साथ उसने Q0 के साथ प्रोडक्ट बनाया, और ये J1 और K1 को आपने इनपुट प्रोवाइड कर दिया। इसकी FF2 की जो आउटपुट थी, जो इनपुट थी वो क्या थी, प्रोडक्ट था बेसिकली Q0 और Q1 का, तो ये Q0 आ गया यहाँ से और ये Q1 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट मिला और इसको यहाँ पे मिला। J3 के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे, एक प्रोडक्ट आपके पास था Q0 Q1 और Q2 का प्रोडक्ट। ये आपके पास Q1 और Q2 का प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ से आपने Q1 Q2 का प्रोडक्ट ले लिया, ये आपके पास Q0 और Q1 का प्रोडक्ट यहाँ से आ गया, ये आपके पास Q2 आ गया, तो ये Q1 Q2 Q3 का प्रोडक्ट आपके पास इस और गेट में मिला। उसके बाद आपके पास दूसरी कंडीशन क्या थी, Q0 या Q3 आपके पास दोनों 1 होने चाहिए, तो दूसरी कंडीशन ये, इसको आपने और गेट से जोड़ दिया,
अब इन दोनों में से किसी एक की भी आउटपुट 1 होगी तो J3 और K3 को 1 मिल जाएगा और ये टॉगल करेगा और अपनी स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेसिकली BCD सिंक्रोनस BCD डिकेड काउंटर का सर्किट है जो आपने बनाना। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसकी टाइमिंग डायग्राम, ये 000 से स्टार्ट हो रहा है, 101 तक जा रहा है और उसके बाद 10वें साइकिल पे ये फिर अपने आप को रिसाइकिल कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेसिकली BCD सिंक्रोनस डिकेड काउंटर